चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं स्टॉक और फ्यूचर में अंतर क्या होता है, वही समझ है ना। तो इक्विटी, ये है इक्विटी और ये है फ्यूचर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो देखो ये है कि शेयर्स को ना आप सिंगल यूनिट भी बाय कर सकते हो, ठीक है, शेयर की, और सेल भी कर सकते हो, पहला। पर यहाँ पे ना जैसा हमने पढ़ा ना स्टैंडर्ड लॉट साइज है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, वो एक शेयर नहीं हो सकता, वो तो बहुत सारे शेयर्स का एक लॉट है, ठीक है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, यहां पर बाय करने के लिए आपको मार्जिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मार्जिन की जरूरत यहां पे पड़ती है, पर ये जो मार्जिन होता है ये सिंगल शेयर, डबल शेयर, ट्रिपल शेयर, जितने शेयर आप खरीदेंगे उस हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। यानी बाय मार्जिन 100% यहाँ पे 100%। इसका मतलब है एक शेयर बाय करने के लिए 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, 100% पेमेंट करने के बाद शेयर बाय कर रहे हो। बट यहां पर आपको 100% मार्जिन नहीं देना पड़ता, आपको मार्जिन का यानी टोटल मार्जिन का एक परसेंटेज देना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर जो मार्जिन पे करते हो ना आप, जो मार्जिन की पेमेंट होती है वो क्या होती है, यानी उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से क्या बोलेंगे, 100 रुपए अगर आपने पे करने हैं तो यहाँ पे तो 100% मार्जिन हो गया ना, पर यहाँ पे 100% मार्जिन थोड़ी हुआ, यहाँ तो उस 100% का एक परसेंटेज है। यानी अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो यहाँ पे 20 से पार्शल बोल सकते हैं, पार्शल बोल सकते हैं, यहाँ पे तो पार्शल लिखते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज वर्ड होता है। तो यहाँ पर हम पार्शल पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो पार्शल पेमेंट करते हैं यहाँ पे। ये दूसरा अंतर हो गया। यहाँ पर इसकी ऐसे नहीं होगा, वहाँ पर हमें फुल पेमेंट लिखेंगे और यहाँ पर मार्जिन पेमेंट लिखेंगे? नहीं सर, तो उसको भी मार्जिन ही बोलते हैं सर, इसलिए मैंने 100% लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, Every future must have a different percentage of that. यस यस यस, वेरी करती है वो। अब यहाँ पर ना जो इक्विटी होती है ना, इसकी कोई एक्सपायर नहीं होती। डिसाइड करता है मार्जिन पेमेंट सर एक्सचेंज डिसाइड करता है बेस्ड ऑन रिस्क, ये मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना। तो अभी तो डिफरेंस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा डिफरेंस ये है कि इसकी एक्सपायरी नहीं होती, नो एक्सपायरी, यानी आपने इसे होल्ड किया तो जिंदगी भर होल्ड करिए, कोई नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। पर यहाँ पर इसकी एक स्टैंडर्ड एक्सपायरी होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है इसकी, ठीक है। तो इसकी एक्सपायरी होती है स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका लॉस है लिमिटेड है, आपका जो लॉस है लिमिटेड है। आपके शेयर का प्राइस 0 हो जाएगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी होगा भाई, 0 से ज्यादा क्या ही लॉस होगा आपको। आपने 100 रुपए लगाए, 100 रुपए का शेयर 0 हो गया भाई, यही तो नुकसान है आपका। तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है, पर यहाँ पे जो आपका लॉस है ना वो अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड पता है कैसे है, आपने एक शेयर खरीदा, कितने का खरीदा आपने, मान लो खरीदा MRF का शेयर खरीद लिया आपने, फ्यूचर खरीद लिया, तो अभी चल रहा है वो 1.5 लाख पे चल रहा है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब वो फ्यूचर्स, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए नीचे आएगा इनटू लॉट साइज, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका, जिसे मैं अनलिमिटेड नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो एक लिमिट है उसकी भी। पर MRF का शेयर यहाँ से अगर तुमने शॉर्ट किया और वो 10 लाख चला गया, 20 लाख चला गया, 50 लाख चला गया, तो उसकी तो कोई लिमिट थोड़ी है। तो आपका वहां पर जो लॉस है वो अनलिमिटेड होगा, नहीं होगा, जितना शेयर का प्राइस, अब कितना ऊपर जाएगा इसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना, है कि लिमिट नहीं है। तो फ्यूचर को जब आप शॉर्ट करते हो तो उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है, ठीक है। तो ये 4 अंतर होते हैं इक्विटी और फ्यूचर में। अब यहाँ पर सेटलमेंट कब होता है, अब सेटलमेंट यहाँ पर देखो डेली होता है अगर मैं सेटलमेंट वाला लूँ, पर यहाँ तो कोई सेटलमेंट है नहीं ना, आपने खरीद लिया, जब बेचा आपने, तो जब बेचोगे डिलीवरी करोगे तो सेटलमेंट उसके बाद होगा, पर यहाँ डेली बेसिस पर सेटलमेंट हो रहा है। तो पांचवा अगर हम इसका अंतर ढूंढें तो यहाँ पर सेटलमेंट होता है डिलीवरी के बाद, ठीक है। तो आफ्टर डिलीवरी सेटलमेंट होता है और यहाँ पर डेली सेटलमेंट होता है। मतलब फ्यूचर अगर आज हमने मॉर्निंग में खरीदा तो शाम तक हमें प्रॉफिट या लॉस हो जाए? जी, इंट्राडे में होता है डेली लॉस प्रॉफिट का सेटलमेंट डेली होगा सर। आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा, डेली बेसिस पर होगा, जो भी आपने मार्केट। नहीं 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 सर,
स्क्वायर ऑफ इसे तब करना पड़ता है जब इसकी एक्सपायरी तक आपने होल्ड किया हो। वो एक्सपायरी कितना टाइम मिलती है? अभी बताता हूँ सर, ठीक है। अभी ये अंतर सबको समझ में आया? अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस का मतलब हो गया कि कितना भी लॉस हो सकता है। मान लेते हैं आपने कोई शेयर सेल किया, मान लेते हैं यहाँ पर आपने कोई शेयर शॉर्ट किया 100 रुपये पे, अब ये 1 लाख नहीं हो सकता क्या बढ़कर? हो सकता है ना, तो 1 लाख हो जाएगा तो अनलिमिटेड लॉस है। जितना ये ऊपर जाएगा उतना लॉस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, इसी को अनलिमिटेड लॉस कहते हैं। तो आप सबसे पहली टर्म, अच्छा इधर ध्यान से देखो, आप कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्म समझ में नहीं आएगी फिर चीज़ें आपको वो हो जाएगी। तो अब यहाँ पर टर्म्स, सबसे पहली टर्म स्पॉट प्राइस। जब भी हम फ्यूचर या ऑप्शंस में टर्म्स की बात करें तो ये टर्म यूज़ होने वाली टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म जिसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। अब ये स्पॉट प्राइस क्या होता है ये समझ लो। स्पॉट प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। जब भी आप कोई भी शेयर ट्रेड करते हो ना, तो जो शेयर आपकी स्क्रीन पर होता है, जो शेयर आपकी स्क्रीन पर है और उसका जो प्राइस चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक XYZ शेयर है, वो 100 रुपये का है, ठीक है, उसका स्पॉट क्या है? 100 रुपये, और मार्केट में वो ट्रेड हो रहा है, यानी उसका LTP कितना है? 100 रुपये, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो यही स्पॉट हुआ, यही मार्केट प्राइस हुआ, तो ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। दूसरा फ्यूचर प्राइस। अब फ्यूचर प्राइस क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेड होने वाला प्राइस फ्यूचर प्राइस होता है। यानी फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है उसे हम कहते हैं फ्यूचर प्राइस। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं फ्यूचर प्राइस चल रहा है 101 रुपये, स्पॉट में प्राइस कितना है? 100, पर फ्यूचर में प्राइस कितना है? 101। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो नॉर्मली देखा जाता है, स्पॉट और फ्यूचर में हमेशा डिफरेंस देखा जाता है। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा XYZ शेयर का स्पॉट प्राइस है 100 रुपये, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 101 रुपये, तो इसी को बोला जाता है फ्यूचर प्राइस। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा कि स्पॉट प्राइस कम है, फ्यूचर प्राइस ज़्यादा है। तो जब स्पॉट प्राइस कम हो और फ्यूचर प्राइस ज़्यादा हो तो इस केस को बोला जाता है प्रीमियम। कल ये सवाल आया था, मैंने बोला था आज जवाब दूंगा। इसे बोला जाता है प्रीमियम, ठीक है। जब स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस ज़्यादा हो तो इसे बोला जाता है प्रीमियम। इसकी वजह क्या होती है समझ लो। इसकी 2 वजहें होती हैं। पहली वजह कि जब लॉन्ग एक्सपायरीज होती है ना, नॉर्मली फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28, तो उसकी जो एक्सपायरी होगी वो कम होगी। और जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, उसकी एक्सपायरी ज़्यादा होगी। मान लेते हैं जुलाई में आपको पूरे महीने ट्रेडिंग के लिए मिल रहे हैं 24, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और फरवरी में मिल रहे हैं 18, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो 18 कम है या 24 ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज जिस एक्सपायरी में ज़्यादा होते हैं उसे हम कहते हैं लॉन्ग एक्सपायरीज। अक्सर लॉन्ग एक्सपायरीज जब मार्केट की होती हैं तो फ्यूचर्स अधिकतर प्रीमियम पर ही ट्रेड करते हैं। अब इसकी वजह समझ लो, क्यों है इसकी वजह। मैं आपको अगर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पर दूं, 18 दिन के लिए दूं, तो आप मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे या 24 दिन में ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ कैरी दैट 1 लाख रुपीज इज हायर इन केस ऑफ 24 डेज, विच मीन्स जिसकी एक्सपायरी लॉन्ग होगी उसमें कॉस्ट ऑफ कैरी भी ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए प्रीमियम पे अक्सर फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं जिनकी लंबी एक्सपायरीज जिन मंथ में होती है। ये है इसका जवाब टेक्निकल, ठीक है। अब यहाँ पर जब स्पॉट ज़्यादा होता है फ्यूचर कम होता है तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट की वजह समझ लो। जब भी शेयर में डिविडेंड अनाउंस किया जाता है शेयर डिस्काउंट पे चला जाता है। शॉर्ट एक्सपायरीज जब होती हैं तो डिस्काउंट पे फ्यूचर्स चले जाते हैं। ये 2 वजहें होती हैं जिसकी वजह से स्टॉक का फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। आ रही मेरी बात समझ में? अब तीसरी जो टर्म है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेज, जितने डेज के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल नॉर्मली ना डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की 7 डेज, 30 डेज और 90 डेज की होती हैं। आपने देखा है ऑप्शन 7 डेज में एक्सपायर हो जाता है,
30 डेज में भी होता है और 90 डेज के भी कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड सिल्वर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव तो वो भी है। तो इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है ये 7 डेज, 30 डेज एंड 90 डेज की हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का मतलब हो गया द नंबर ऑफ डेज जिसके लिए ये डिजाइन किया गया है पूरा कॉन्ट्रैक्ट। अब ये 7 दिन ओवर होने के बाद क्या होगा, एक्सपायरी हो जाएगी। तो एक्सपायरी हम उसको कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है और ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता। अब यहां पर 7 तो नाम के हैं सर, है तो 5 ही। हाँ जी, हाँ 7 तो नाम के हैं पर है तो 5 ही, पर एक्चुअली में 7 दिन कहा जाता है, तो बस हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट 7 डेज का डिजाइन हुआ है ऑप्शन का और नेक्स्ट वीक वो एक्सपायर हो जाएगा। एग्जांपल पकड़ते हैं यहां पे, तो हम निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये 2 एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको। तो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 30 डेज के लिए बनता है और ये वीकली ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये 7 डेज के लिए एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायरी कब होती है इसकी मंथली एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे, ठीक है। लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होगी और इसकी एक्सपायरी कब होगी, एवरी थर्सडे। तो एवरी थर्सडे, ठीक है। अब यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, मान लेते हैं लास्ट थर्सडे था, एक्सपायर हो गया। तो एक्सपायरी के बाद अब इसे डेट भी समझ लेते हैं, लास्ट, ठीक है, 27 जून को लास्ट थर्सडे था, तो इसकी एक्सपायरी हो गई। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने फ्यूचर्स के होल्ड करे हुए थे ना, फ्यूचर्स के कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट थे जो भी आपने होल्ड करे हुए थे वो सारे के सारे जून में एक्सपायर हो गए। तो अब एक्सपायरी वाले दिन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट करना पड़ेगा, है ना। तो जब एग्जिट करना पड़ेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर उसके बाद ट्रेड नहीं होगा, यानी 27 जून 3:30 PM के बाद कोई भी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट जून वाला अवेलेबल नहीं होगा फॉर ट्रेडिंग पर्पस। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि भाई देखो, इसे मैं सेपरेट पेज पे समझाता हूं। अभी मैंने आपको पढ़ाया फ्यूचर्स एक्सपायरी और मैंने आपको पढ़ाया ऑप्शन एक्सपायरी, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ऑप्शन की एक्सपायरी 7 डेज में भी होती है, 30 डेज में भी होती है। अब 30 डेज में किसकी होती है, स्टॉक्स की होती है। 7 डेज में किसकी होती है, इंडेक्स की होती है। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो। अब फ्यूचर की एक्सपायरी 30 डेज में ही होती है, चाहे वो इंडेक्स है चाहे वो स्टॉक है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो इंडेक्स है, अगर हम इसे निफ्टी मान लें तो निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, थर्सडे, यानी 30 डे वाली लास्ट थर्सडे, जब भी लास्ट थर्सडे होगा मंथ का, ठीक है। तो इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, क्लियर है। अब एग्जांपल के तौर पर मानते हैं 27 जून 2024 को ये कॉन्ट्रैक्ट जून वाला एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब 28 जून से कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चल रहा है, जुलाई, ठीक है। अब चल तो जून ही रहा है ना टेक्निकली, पर काम शुरू हो गया जुलाई से। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सपायरी है इसकी लास्ट थर्सडे। तो लास्ट थर्सडे के बाद हमें यह मानना पड़ेगा कि जुलाई फ्यूचर चल रहा है। अब क्या इस जुलाई फ्यूचर में आप 28 को काम करेंगे, 27 को करेंगे? अगर आपका मन कर रहा है 1 जून को कि भाई मुझे जून के फ्यूचर में काम नहीं करना, जुलाई के में करना है, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकते हो। पर क्यों आप नहीं करते हो? सवाल तो ये भी, अगर कर सकते हो तो क्यों नहीं करते हो? इसलिए नहीं करते हो क्योंकि जब हम करंट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा होती है, पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। अगले कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेशन कम होता है, उसके अगले कॉन्ट्रैक्ट में और कम होता है। तो पार्टिसिपेशन जहां पे ज्यादा होगा, लिक्विडिटी जहां ज्यादा होगी, आप वहां काम करके ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे ना। अरे मेरी बात समझ में? इसलिए आप करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट को 3 तरह से डिफाइन किया जाता है। पहला, मैं जुलाई से काउंट कर रहा हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है इसे कहते हैं करंट कॉन्ट्रैक्ट, इसे कहते हैं नियर कॉन्ट्रैक्ट, और इसे कहते हैं फार कॉन्ट्रैक्ट। तो आज मान लेते हैं 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को या सितंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो। पर क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम है, इसमें ज्यादा है। अरे बात समझ में? क्लियर हो गया? अब सवाल ये उठता है कि जब आप फ्यूचर को बाय करोगे ना, तो आप एक सर्टेन टारगेट के लिए करते हो। अब ये एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने 28
जून को जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, शेयर का नाम है XYZ शेयर जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, और यहाँ पर मेरा जो टारगेट है ना वो 120 रुपये का टारगेट है मेरा। अब हुआ ये कि जुलाई के महीने में 120 का प्राइस आया ही नहीं, आया नहीं, तो मैं क्या करूँगा, और मुझे पता है आएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगस्त में भी इस पोजीशन को होल्ड करूँगा ना जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा। पर एक बात बताओ, ये तो जुलाई के महीने में एक्सपायर हो जाएगा ना, तो जब मैं होल्ड करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली अगला कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ेगा। तो जब मैंने सेम पोजीशन यहां पर मैंने बाय किया था, जब मैंने सेम पोजीशन जुलाई वाली अगस्त में कन्वर्ट कर दी, तो इसको बोला जाता है रोल ओवर। क्या बोला जाता है? रोल ओवर। तो आपको रोल ओवर करना पड़ता है वो कॉन्ट्रैक्ट जब सेम पोजीशन आप करंट मंथ के निकाल के नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करते हैं, इसी को रोल ओवर बोला जाता है। और ये करना मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो जाएगा ना, और एक्सपायरी के बाद अभी मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ही नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो आपको उसे शिफ्ट करना पड़ता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जिसे रोल ओवर वर्ड का यूज किया जाता है। एक्सपायरी की डेट रोल ओवर होता है कि पहले भी आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। प्राइस बढ़ गया सर वो रिस्क रहेगा हमेशा मार्केट, उस पर कुछ नहीं कर वो सकते। फिर हमें नए प्राइस पे रोल ओवर हो जाएगा। रोल ओवर तो नए प्राइस पे ही होता है सर। ये बेचना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो अब ये वाला XYZ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाय किया है ना, तो रोल ओवर से पहले मुझे नील करना पड़ेगा ये पोजीशन। तो नील करने के लिए जब बाय किया है मैंने, तो मेरे को सेल करना पड़ेगा, तो पोजीशन नील हो गई। फिर अगेन मैंने क्या किया, अगस्त वाला बाय कर लिया, तो मेरी नेट पोजीशन बाय में खड़ी हो गई, इसी को रोल ओवर बोला जाता है। तो पहले मुझे एक बात बताइए, एक्सपायरी समझ में आया, रोल ओवर समझ में आया, तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है ये समझ में आया, क्योंकि अभी तक मैंने ये बताया आपको। सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? यहाँ पे आगे चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉट साइज की। तो देखिए डेरिवेटिव में, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज यूज किया जाता है। तो अब ये जो लॉट साइज है इसे कहते हैं हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो लॉट साइज को क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बोल सकते हैं, शेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो मर्जी समझ लीजिए। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। एक शेयर है, मान लेते हैं उसका प्राइस है 100 रुपीज़, और उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो है 1500 का। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गया? 1500 का। तो यहाँ पर जो लॉट साइज है वो क्या है? ये जो 1500 है ये क्या है? इसी को हम लॉट साइज बोलेंगे। अब एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? फ्यूचर का, वो समझ लो। अब ये 100 रुपीज़ है और ये 1500 है। ठीक है, अब ये जो 1500 है इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख आएगा? ज़्यादा आएगा? 1.5 लाख ही आएगा। ठीक है, ठीक है, 1.5 लाख ही आएगा। अब ये जो 1.5 लाख है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? मार्जिन। ये जो 1.5 लाख है इसी को हम क्या बोलेंगे? मार्जिन। यही फ्यूचर का मार्जिन है। अब ये फ्यूचर का मार्जिन कितना हो गया? 1.5 लाख। पर टेक्निकली ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। ठीक है, इसे दूसरी तरह से इंडिविजुअल उस पर समझाता हूं मैं। ये समझ में आया? तो लॉट साइज क्या होता है? सिंपल वे में समझते हैं, टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, ये लॉट साइज है। अब एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी एक इंडेक्स है, करेक्ट है। अब निफ्टी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 25। अब कम हो गए, तो 25 एक लॉट में आते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट में वो है 25। तो निफ्टी का एक लॉट कितने का हुआ? ठीक है, 25 शेयर का। तो 25 क्या हो गया? इसी को लॉट साइज बोलेंगे। ठीक है, तो आप निफ्टी का जब भी एक लॉट खरीदेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको 25 शेयर्स मिल जाएंगे। 2 लॉट खरीदेंगे 50 मिलेंगे। आ रही बात समझ में? इसी को लॉट साइज बोलते हैं। अब जब आप फ्यूचर में काम करते हैं ना, तो फ्यूचर में एक फ्यूचर मार्जिन करके, फ्यूचर मार्जिन होता है जो आप पे करते हैं। फ्यूचर में जब भी आप काम करेंगे क्या पे करेंगे? फ्यूचर मार्जिन। अब ये फ्यूचर मार्जिन डिसाइड कैसे किया जाता है ये समझाता हूँ। मान लेते हैं एक XYZ शेयर है, इसकी करंट वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है, और इसका जो लॉट साइज है ना वो है 5000 शेयर का। तो इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वैल्यू आ गई 5 लाख। करेक्ट, ये 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। इसको क्या बोलेंगे? 5 लाख को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अगर आप XYZ के 5000 शेयर खरीदते हैं, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 5 लाख। पर अगर आप इसी
फ्यूचर को खरीदेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, सवाल अब ये है, उसी को फ्यूचर मार्जिन बोलते हैं। तो फ्यूचर मार्जिन टेक्निकली कैसे निकलता है, अब उसका मैं आपको बता रहा हूं मैकेनिज्म। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 20% से लेकर 50% तक बेस्ड ऑन शेयर रिस्क तय किया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पर इसका अगर मैं 20% मान लेता हूं, इसका मैं 20% मान लूं तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो ये जो 1 लाख है ना, इसी को मैं फ्यूचर मार्जिन बोलूंगा। तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय सेल करने के लिए, 1 लाख। अब ध्यान रखना, ये 1 लाख रुपए हमेशा आपके अकाउंट में होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या हो सकता है वो समझ लो, जो आपका सवाल था। अब यहां पर ये 1 लाख रुपए में मैं इस XYZ शेयर को बाय कर सकता हूं, जो मैंने कर लिया मान लेते हैं। मेरा हो गया प्रॉफिट, यानी ये शेयर 100 रुपए से बढ़कर हो गया 2 रुपए और ऊपर, 102 वैल्यू हो गई। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपीज इंटू लॉट साइज 10,000 हो गया। अब ये 10,000 ना मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, यानी यहां पर मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जो शाम को मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, मेरे डीमैट अकाउंट। ठीक है, अगर ये 2 रुपए नीचे चला गया तो ये डेबिट हो जाएंगे 10,000 रुपए मेरे अकाउंट से। पर ध्यान में ये रखना है कि मेरे अकाउंट में अगर सिर्फ 1 लाख रुपए ही है तो इसमें से 10,000 रुपए कटेंगे। अब इसमें से अगर 10,000 कटे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो शॉर्टफॉल हो गया मार्जिन, फ्यूचर मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया। इस केस में शॉर्टफॉल होते ही एक्सचेंज लगा देगा आपके ऊपर पेनल्टी। ठीक है, पेनल्टी लग जाएगी। तो पेनल्टी से बचने के लिए आपको जब भी फ्यूचर ट्रेड करना है तो मार्जिन से कुछ ज्यादा पैसा लेके ट्रेड करना है, ताकि अगर मार्केट ऊपर नीचे हो तो आप पेनल्टी के केस में ना आए। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसको शॉर्टफॉल पेनल्टी कहते हैं। ये शायद आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना? आ रही बात समझ में? आपके सवाल का जवाब भी हो गया जिन्होंने पूछा था कि डेली सेटलमेंट कैसे होता है। तो डेली सेटलमेंट हो रहा है ना, और कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का है तो चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। अब एक्सपायरी, फ्यूचर की जब भी होती है एक्सपायरी, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो गई मान लेते हैं। अब यहां पर जो स्पॉट प्राइस है और फ्यूचर प्राइस है, पहले तो ऐसा समझ लो एक्सपायरी वाले दिन बोथ स्पॉट एंड फ्यूचर्स, ठीक है, आर सेम। तो यहां पर जो स्पॉट होगा और जो फ्यूचर होगा एक्सपायरी वाले दिन दोनों सेम हो जाएंगे अगर ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की वैल्यू कौन तय करता है? तो अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गया, स्पॉट प्राइस। तो जो स्पॉट का प्राइस होगा वही तो फ्यूचर का प्राइस भी होगा, इसलिए दोनों सेम हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन, और एक्सपायरी से पहले प्रीमियम और डिस्काउंट पे चलते रहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज समझो, एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी डे जब होगा और आप कॉन्ट्रैक्ट को निल करना भूल गए, तो एक्सपायरी वाले दिन अगर आप गलती से भूल गए अपने कॉन्ट्रैक्ट से निकलना, निल करना, तो एक्सचेंज आपको फिजिकल डिलीवरी दे देगा, खरीदना पड़ेगा, और अगर आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं है तो एक्सचेंज पेनल्टी डाल देगा आप पे। तो फिजिकल डिलीवरी मिल जाती है उस केस में, आपको बता दूं। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपायरी हो गई मान लेते हैं, फ्यूचर एक्सपायरी। ठीक है, मान लेते हैं 27 जून को मेरे पास TCS था, TCS का फ्यूचर था मेरे पास, और मैंने ये TCS का फ्यूचर एग्जिट नहीं किया। ठीक है, अब एग्जिट नहीं किया ना मैंने, एक्सपायरी हो गई। अब टाइम आ गया 28 जून, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो होल्ड पे चला गया ना फ्यूचर का। तो एक्सचेंज क्या करेगा, यहाँ पे एक्सचेंज फिजिकल डिलीवरी TCS की। ठीक है, अब यहाँ पे TCS का लॉट साइज कितना होगा, तो अब TCS का मान लेते हैं स्पॉट चल रहा है उस वक्त जिस पे एक्सपायरी हुई है, मान लेते हैं 4,000, तो इस तो स्पॉट प्राइस हो गया इनटू लॉट साइज 175, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए कि एग्जैक्टली बताइए। 7 लाख नहीं 7 लाख नहीं होगा, 6.5 लाख के आसपास होगा। 7 लाख सॉरी, बिल्कुल ठीक है, हाँ पूरा 7 लाख है। ठीक है, तो 7 लाख रुपए। ठीक है, ये क्या है, मार्जिन, ये आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो एक्सपायरी वाले दिन, यानी स्पॉट प्राइस मान लेते हैं 3:30 PM, राइट, एक्सपायरी होती है यहाँ पर 3:30 पे, और TCS का भाव मान लेते हैं 4,000 है, तो ये स्पॉट प्राइस हो गया 4,000। अब मान लेते हैं एक्सपायरी वाले दिन जो फ्यूचर है ना,
फ्यूचर, वो कहीं भी चल रहा हो, एक्सपायरी के बाद यानी 3:30 पर इसका प्राइस भी फ्यूचर का भी 4000 ही हो जाएगा। ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं। इक्विटी फ्यूचर है ये। अब यहां पर जितने भी शेयर्स इक्विटी फ्यूचर्स में लिस्टेड हैं आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आरती इंडस्ट्री पहला शेयर है और आप देख रहे हैं जुलाई का महीना है, तो जुलाई 25 को लास्ट थर्सडे है, इसीलिए जुलाई की एक्सपायरी है 25 जुलाई। अब यहां पर आप देख रहे हो ये क्या है, ये लॉट साइज है। आरती इंडस्ट्री का लॉट साइज कितना है, 1000 शेयर्स का। तो अगर आप एक लॉट खरीदते हो आरती इंडस्ट्री का तो कितने शेयर मिलेंगे, 1000 शेयर्स। अब आप यहां पे देखिए आरती इंडस्ट्री का करंट मार्केट प्राइस है 692 रुपीज पर शेयर। अब इसे मल्टीप्लाई करिए आप 1000 से, तो 6,92,000 का हो गया मार्जिन। अब यहां पे 22.5% का मार्जिन लिया जाता है आपसे, जो कि पड़ता है 1,52,261 रुपीज। यानी 1 लॉट खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, आ रही बात समझ में। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आरती इंडस्ट्री का आपने एक लॉट फ्यूचर बाय किया जिसकी वैल्यू थी 692। यहां पे आरती इंडस्ट्री 10 रुपए ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। तो 10 रुपीज इंटू 1000 कितना हुआ, 10,000, और माइनस भी इतना ही होगा। आ रहा है बस बात समझ में। लॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन इस तरह से होता है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि आरती इंडस्ट्री का जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट तो ऑन है, अब अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट भी ऑन है। तो यहां पे आप आज के दिन अगर सोचें कि हम जुलाई की जगह अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट लें तो क्या ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। आप अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बाय करेंगे तो ये 6 रुपए महंगा मिलेगा। 6 रुपए महंगा क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां पे कॉस्ट ऑफ कैरी ज्यादा है। अब 692 और 698 में जो डिफरेंस है 6 रुपीस का है, इस डिफरेंस को कहा जाता है स्प्रेड। क्या कहा जाता है, स्प्रेड, ठीक है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।